Hello friends, once again very warm welcome to your own educational channel. As you know that your examination will be start after some days, so I am here to bring in 30 most important questions of CDP. Okay, so let's start without wasting any time. Operant conditioning theory is propounded by. So operant condition theory is given by, its very easy name, Skinner is the right answer. I explained the answer also. As you see, your answer is D. B.F. Skinner was one of the most influential of American psychologists. Okay, he developed the theory of operant conditioning. Operant conditioning is a method. Okay, is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior. Okay, so sometimes the question also asks that what is actually this theory tells us. Okay, so स्टूडेंट्स ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इंग्लिश में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं हमारे पास, तो उन्होंने इंग्लिश में भी चाहा था और आपको पता है कि एपीएस का एग्जाम तो आपको इंग्लिश में देना है, तो जितना अभी से आप हैबिट डालेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कंडीशन की ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर आधारित है, तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट पर ही आधारित है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ठीक है, तो लर्निंग जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन है अनुभवों के और प्रयासों के द्वारा। ये किसने कहा था? सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है गेट्स एंड अदर्स। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू गेट लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि गेट्स ने ये बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है one of the methods of the graphing presentation of the frequency distribution। जी हाँ, जब आप ग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो उसको क्या कहा जाएगा? सो द राइट आंसर इज हिस्टोग्राम्स। ओके, सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Histograms are used to graphically present the frequency distribution. Okay, a histogram is a plot that lets you discover and show the underlying frequency distribution or shape of a set of continuous data। ठीक है, हिस्टोग्राम तब यूज करेंगे जब आपका डेटा कंटिन्यूअस होगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई एन इनएप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सो इनएप्रोप्रिएट मीन्स यहाँ पर जो लागू नहीं होता है। ठीक है, अन्य कैरेक्टरिस्टिक सही है, एक गलत है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज बी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, बाकी इस मटेरियल से आपको सप्लीमेंट ओरल टीचिंग मिल जाती है। ठीक है, मटेरियल एड्स मिलते हैं, मोटिवेटर टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेव टाइम एंड एनर्जी, लेकिन ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं देगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता था ये सही में हो जाता। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, पब्लिक एड्रेसेस, अनाउंसमेंट, स्पीचेस एंड लेक्चर्स आर द मीन्स ऑफ। मतलब ये किसके माध्यम है? रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम जो है या पब्लिक एड्रेस या जो भी पब्लिक है उसको एड्रेस करने के लिए जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा लाउड स्पीकर वगैरह द्वारा, तो ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? So in this also I have to not to explain so much because it is a only one way communication। ठीक है, रेडियो में भी एक ही तरफ से बोल रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं टेलीविजन प्रोग्राम में या जितने भी आपको लाउड स्पीकर द्वारा जो कुछ सूचनाएं दी जाती हैं उसमें एक व्यक्ति बोलता है और आप लोग सुनते हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल अप्रोच टू डेवलपमेंट। ये जो पारंपरिक कहें कि रूप से विकास तक पहुंचने की प्रक्रिया है वो कौन सी है? राइट आंसर है यहाँ पर एक्सटेंसिव चेंज फ्रॉम बर्थ टू एडोलिसेंस, लिटिल चेंजेस इन एडल्टहुड देन डिक्लाइन इन लेट ओल्ड एज। जी हाँ, जो स्वाभाविक रूप से, ट्रेडिशनली आप इसको स्वाभाविक रूप से भी कह सकते हैं कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बर्थ से लेके किशोरावस्था तक बच्चों में। फिर क्या होते हैं, जब तक वो वयस्क होता है एडल्टहुड आने तक धीरे धीरे कुछ कुछ और चेंज आते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे ओल्ड एज की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो उसके चेंजेस क्या हैं वो एकदम कम होते जाते हैं। ठीक है, तो यही एक क्या है विकास का ट्रेडिशनल अप्रोच है टू डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या सिद्धांत है गृह कार्य का गणित में। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो रुचि का सिद्धांत है वो भी है। प्रिंसिपल ऑफ क्लियरेंस भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस से सिखाया जाता है, भी सही है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का एक पार्ट नहीं है कह रहा। ठीक है, तो काफ़ी इजी होगा। अगर आप लोगों ने बी एड डी एल एड किया है तो आप लोग इसको इजीली बता पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी माइक्रो टीचिंग के दौरान, सूक्ष्म टीचिंग के दौरान ये लेसन प्लान जरूर बनाए होंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स इसमें आता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर, असाइनमेंट, फीडबैक, ओके, इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेसन प्लान की पार्ट में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कूल्स इन विच एनसीएफ 2005 हैज बीन रिकमेंडेड। ठीक है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 वो रिकमेंड किया गया है इन स्कूल्स में या स्टेट लेवल। सो इसका आंसर बहुत इजी है कि ऑल स्कूल्स, वेदर स्टेट लेवल और विलेज लेवल स्कूल। जी हाँ, सारे स्कूल में जो है एनसीएफ 2005 फॉलो होता आ रहा है आज तक। अब देखिए 2005 के बाद अभी 2020 में ही नई शिक्षा नीति आपको मिली है, नई शिक्षा नीति आई है 30 सालों बाद। ठीक है, 1986 के बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके हिसाब से अब जो है नए फ्रेमवर्क बनेंगे और आप लोगों की नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। एट विच स्टेट ऑफ चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आर इम्पोर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसको स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का दे रहे हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी आ सकता है कि एट विच स्टेज ऑफ चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आर इम्पोर्टेंट। सो अर्ली चाइल्डहुड और टॉय स्टेज कहते हैं इसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए, वैसे तो अदर वीडियो भी है मेरे इसमें। सो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और टॉय स्टेज इज फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स। कभी क्वेश्चन आ सकता है कितने से कितने वर्ष तक होती है, 2 से 6 वर्ष तक। इट इज द स्टेज ऑफ ट्रेमेंडस ग्रोथ अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। बाय द एज ऑफ 6 मोस्ट चिल्ड्रन डेमोस्ट्रेट द फाइन मोटर स्किल्स। जी हाँ, जो भी उनमें क्रियात्मक योग्यताएं होती हैं वो प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड गेट्स इन्वॉल्व्ड इन हिज सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर के वातावरण में जो है बच्चा फिर एक तरह से घुलने मिलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड थॉर्नडाइक इज ऑल्सो लेबल्ड एज। ठीक है, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है, मेनली थॉर्नडाइक के नाम से जाता है, इनका पूरा नाम दिया गया है यहाँ पे। थॉर्नडाइक जो है किसके लिए फेमस है, या उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मतलब किस आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में, या कनेक्टिविज्म के रूप में, या बिहेवियरिज्म के रूप में, या कॉग्निटिविज्म के रूप में। ठीक है, तो इसमें जो भी फिलोसॉफी आई थी इसमें आइडियलिज्म, डिफरेंट टाइप के इज्म थे, तो उनको किस में रखा जाता है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट उन्हें कनेक्टिविज्म में रखा जाता है। जी हाँ, उन्होंने क्या कनेक्ट किया था इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो थॉर्नडाइक वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हु वॉज also labeled as connectivism. He said that learning is the result of association forming between stimuli and response. जी हाँ, SR थ्योरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इन्होंने SR थ्योरी जो दी थी, तो आपको इससे सीधा सीधा हो गया कि स्टिमुलस से ही रिस्पॉन्स पैदा होता है। ठीक है, स्टिमुलस को पूरा करने के लिए या स्टिमुलस से जो भी रिस्पॉन्स निकल के आता है, ठीक है, तो वो उसी का एक कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कनेक्टिविटीज में किन्होंने बात की थी। Which among of the following are the principles of child development except। जी हाँ, प्रिंसिपल है चाइल्ड डेवलपमेंट के। सो ये बी आंसर यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, जो एक्सेप्ट कहा गया, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डेवलपमेंट अकर्स एट द सेम रेट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, गिफ्टेड स्टूडेंट की मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी क्या है। राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट। जी हाँ, जब आप बात कर रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली बच्चों की, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल प्ले नाटक लिख सकते हैं, कोई भी आप उन्हें कॉन्सेप्ट दें तो। ठीक है, तो ये सीधा उत्तर हो गया उनका। अ गिफ्टेड लर्नर इज कैटेगराइज्ड बाय विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स। गिफ्टेड लर्नर को कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ही कैन फील लेसर enthused and tried if the class projects are not very challenging।
जी हाँ, जो भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो टैलेंटेड बच्चे हैं या होशियार बच्चे जिन्हें कहा जाता है क्लास में, अगर उनके लिए कोई चैलेंजिंग ना आए, ठीक है, बहुत ही ईज़ी कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उनको क्लास में भी बैठने में मज़ा नहीं आएगा या वो उतने एंथुसियास्टिक फील नहीं करेंगे, ठीक है, उत्साह फील नहीं करेंगे। सो द राइट आंसर इज अवर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट डज कॉनकेव ग्राफ इंडिकेट? कॉनकेव ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? So concave graph indicate that gradual improvement after decreased performance। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि डिक्रीज इंफॉर्मेशन के बाद इस तरह से ग्राफ बनेगा। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आफ्टर डिक्रीज परफॉर्मेंस इज इंडिकेटेड बाय कॉनकेव ग्राफ। इट्स शेप लाइक एस। ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये बनता है टाइम के साथ इंटेलिजेंस का बढ़ना। देखिए दो ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में आपने खींचा, यहाँ पर टाइम दिया गया, यहाँ पे इंटेलिजेंस दिया गया है। तो ये क्या है, पहले डिक्रीज हुई परफॉर्मेंस, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुई, तो इसे इस तरह से दिखाया जाएगा। तो ये थे कुछ प्रश्न दोस्तों, जो 15 क्वेश्चंस मैं कभी लेकर आया हूँ। 15 दूसरे पार्ट में ले आऊँगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है, आप लोगों को एग्जाम में आने हैं। ओके, सो डू हार्ड वर्क। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी सो प्लीज आस्क टू मी। थैंक यू।